चलिए दोस्तों, फटाफट से आ जाइए। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। और मैं क्या बताऊं यार आपको भाई साहब, बच्चों वाले एमसीक्यूज। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि द गोल ऑफ स्वॉट एनालिसिस। सर स्वॉट एनालिसिस क्या था? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेते हैं, उसमें से ही इसको पढ़ते हैं। तो कहाँ गया इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल? कह रहा है द गोल ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू डैश द ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ वाइल डैश इट्स थ्रेट एंड डैश इट वीकनेस। यानी आपको इसमें से ये भरना है कि कौन सा आएगा। पहले कह रहा है कि गोल क्या है स्वॉट एनालिसिस का? डैश द ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ। यानी जो हमारी अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ है, क्या उनको अवॉइड करना होता है? सर कैसी बात कर रहे हो, स्ट्रेंथ और वीकनेस को तो अवॉइड कैसे करोगे? तो एक तो ये ए वाला अवॉइड कट जाएगा, एक तो ये अवॉइड वाला अवॉइड है जो आपका ए वाला, एक तो ये कट जाएगा और एक ये अवॉइड आपका सी वाला कट जाएगा। तो क्या करेंगे सर, हम यहां पे बात समझो, हम यहां पे क्या करेंगे, हमारे जो स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ है, उनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। सर एक्सप्लॉइट तो वो होता है ना जो हमारे नेता हम करते हैं, मतलब हमारा शोषण करना। एक्चुअली में शोषण करना नहीं है, यूज करना होता है। ठीक है, तो हम अपने अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, उसको कहा जाता है एक्सप्लॉइट या शोषण करना। ठीक है, तो यहां पे हम अपनी अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट। तो सर बी या डी में से कोई होगा। चलो तो यहां तो हो गया क्या, एक्सप्लॉइट हो गया। क्या हो गया, एक्सप्लॉइट। ठीक है, फिर कह रहा है एंड स्ट्रेंथ वाइल डैश इट थ्रेट्स। हम थ्रेट्स को क्या करेंगे, क्या हम थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे? कम ऑन, क्या हम थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे या थ्रेट्स को अवॉइड करेंगे? मुझे बताओ, थ्रेट्स क्या है? सर थ्रेट्स मतलब ऐसी कोई भी घटनाएं जो कि एक्सटर्नल होंगी, क्योंकि थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं। ऐसी कोई भी घटनाएं जो एक्सटर्नल है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है, वो सब होते हैं थ्रेट्स। जैसे कि सर गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा और उससे जितने भी ये बैटिंग एप्स हैं उन सबको बैन कर दिया गया। तो क्या है, थ्रेट। एकदम से थ्रेट ऐसा ऐसा आया, बिजनेस ही बंद हो गया, ठप्पा लग गया सीधा। तो क्या हम यहां पे न्यूट्रलाइज करेंगे, खत्म करेंगे थ्रेट्स को, या बच के निकलेंगे? बताओ सर, एक्सटर्नल है, आप बच के तो निकल ही नहीं सकते, आपको उसको कोशिश करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने का, मतलब खत्म करने का। तो जो बैटिंग एप्स हैं या जो इनको बंद करा गया है, अब वो क्या करेंगी, वो कानून के दायरे में रहते हुए जुगाड़ निकालेंगी। बंद नहीं होंगी एप्स, एप्स हो रहेंगी, जुगाड़ निकाल के बोलेंगे देखो भाई, हम तो कानून ने जो कहा है वैसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे सर, न्यूट्रलाइज करेंगे। कम ऑन, क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट वाले में, क्या हम इग्नोर करेंगे वीकनेस अपनी? क्या आपको कहा जाता है कि अपनी कमजोरियों को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो, या अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को ठीक करो? सर गलतियों को तो ठीक करा जाता है। तो इसका मतलब, इसका आंसर है एक्सप्लॉइट, न्यूट्रलाइज एंड करेक्टिंग। यानी क्या होगा, द गोल ऑफ SWOT analysis is to exploit organization opportunities and strength, ठीक है, while neutralizing its threats को न्यूट्रलाइज करोगे, एंड करेक्ट्स इट वीकनेस। यानी कौन सा आया यहाँ पे आया है सर, पॉइंट नंबर सी, ये वाला पॉइंट नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी नहीं है। मुझे बताओ, बात समझ आई? अच्छा, पॉइंट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है, यहां पे देखो, SWOT analysis is an evaluation of organization dash strength and weakness and its dash opportunities and threats। तो इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर रहा है। तो मैंने आपको लिखवाया था, याद करो, मैंने आपको लिखवाया भी था कि हमारे जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं ये तो अंदर से आते हैं, मतलब इंटरनल है, और जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं वो क्या होते हैं सर, एक्सटर्नल। तो अब ये यहां पे बात कर रहा है SWOT analysis is an evaluation of organization dash strength। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस कहां होती है सर, इंटरनल। तो इंटरनल कहां है सर, इंटरनल एक तो ये है, एक ये है, तो ये इंटरनल ये वाला है। क्योंकि दूसरा क्या है सर, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, एक्सटर्नल। तो इसका आंसर क्या है सर,
टू का डी आंसर है, टू का डी आंसर है। बताओ बात समझ आई? चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब तो इसी में से देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर यूजुअली द माइनर कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिमाइज और सक्सेस। कह रहे ये बहुत छोटी चीजें होती हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन या तो मर जाएगी या सक्सेस हो जाएगी। नहीं सर, एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती है ना, वो माइनर तो नहीं होती, वो माइनर नहीं होती, मेजर होती है। फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहे इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। सर इंपॉर्टेंस नहीं होती ना तो पढ़ाई भी नहीं जाता। उनको एनालाइज करने के लिए कहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है तभी तो एनालाइज करा जा रहा है। फिर कह रहा है, फिर कह रहा है नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि स्वॉट में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है इंटरनल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार की बात। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि जो हमारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं लार्जली अनकंट्रोलेबल है। हाँ सर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ना वो हमारे लिए कंट्रोलेबल नहीं होता। गवर्नमेंट ने बैटिंग एप्स बैन कर दी, हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने 10 साल 15 साल की कार बंद कर दी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर ये जो थ्रेट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती हैं तो ये लार्जली अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी होती है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। आओ बुक में से देखते हैं अपनी। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सस्टेनेबिलिटी मैंने आपको बताया था सर, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कितना लंबा चलेगा, कितना दूर तक चलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। किसका सर? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। हमने पढ़ा था सर कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अगर आपको लंबे समय तक चलाना है तो अ फर्म एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किस पे डिपेंड करता है सर? 4 चीजों पे था। ठीक है, कौन कौन सी थी सर? एक तो था ड्यूरेबिलिटी, कितना ड्यूरेबल है, कितना लंबे समय तक ये चल सकता है। फिर था एक आपके इमिटेबिलिटी, कि कोई इसको कॉपी कर सकता है नहीं कर सकता। फिर उसके बाद था आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज ट्रांसफर हो जाएंगे। और चौथा था आपका एप्रोप्रिएबिलिटी, यानी कि जो आपके प्रॉफिट्स है किसके पास जा रहे हैं। तो आंसर क्या है सर इसका? देखो ड्यूरेबिलिटी था, रिलायबिलिटी नहीं था सर, गलत हो गया, रिलायबिलिटी है ही नहीं। फिर एप्रोबिलिटी हाँ था, ड्यूरेबिलिटी हाँ है, ट्रांसफरेबिलिटी हाँ है, इमिटेबिलिटी हाँ है। तो ये बी आंसर है। ये सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां भी रिलायबिलिटी आ गया नहीं है, यहां भी रिलायबिलिटी आ गया जो कि नहीं है। बताओ समझ आया? आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। इंटरनल आर एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल डैश होगा ये, इंटरनल डैश एक्टिविटीज, इंटरनल डैश आर एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर स्पेशली वेल, यानी कह रहा है कि ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से करती है। क्या अपॉर्चुनिटीज इंटरनल है? नहीं सर, अपॉर्चुनिटी तो बाहर की है, तो यानी कि ये पॉइंट तो मेरे पास नहीं होगा। फिर कंपिटेंसी, हाँ कंपिटेंसी है सर जो हमारे पास यूनिक है, हमारे पास यूनिक है। फिर स्ट्रेंथ, हाँ सर स्ट्रेंथ भी यही होता है जो हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन, मैनेजमेंट नहीं है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन, क्या बी है या सी है? सर कंपिटेंसी का मतलब होता है कोई स्पेशल स्किल आपके पास जो दूसरे के पास नहीं है। पर ये कह रहा है कि भाई ऐसी कोई चीज जो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, तो कंपिटेंसी नहीं है, ये है आपका स्ट्रेंथ। जो आप दूसरों से बहुत अच्छा कर पाते हो वो आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। हाँ हमने पढ़ा था सर स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, ऐसे करके हमने सर्कल बनाए थे कि भाई ये अच्छे वाले हैं, ये कम वाले हैं, तो हम इसके अंदर ग्रुप बना लेते थे, याद करो मैंने आपसे बनवाया था। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल, हाँ सर स्ट्रॉन्गेस्ट तो उसमें मिल जाता था। आइडेंटिफाइंग वीकेस्ट, हाँ सर वीकेस्ट भी, क्योंकि ये ऊपर वाले स्ट्रॉन्गेस्ट और ये नीचे वाले वीकेस्ट होते थे। आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, ये सर बिल्कुल सही जवाब है सी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग आपको वीकेस्ट भी बताता है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी बताता है। ठीक है, तो ये अब नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, द आंसर इज सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपके सामने, पढ़िए। इन माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रेटेजी, अभी हमने पढ़ी जेनेरिक स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी थी सर? डिफरेंशिएशन वाली, एक कॉस्ट लीडरशिप और एक फोकस। तो कह रहा है कि माइकल पॉटर की जो जेनेरिक, ताऊ जी की जो जेनेरिक स्ट्रेटेजी है, एम्फेसिस प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट
एट लो प्राइस, सर लो प्राइस, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो, फॉर कंज्यूमर हु आर प्राइस सेंसिटिव, क्या था वो, क्या वो चीप लीडरशिप, सर ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, चीप लीडरशिप क्या होता है ये, इंफीरियर घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं, कॉस्ट लीडरशिप था सर। अच्छा कॉस्ट बेनिफिट था, सर कॉस्ट बेनिफिट लास्ट में था जहां पे कह रहा था कम प्राइस में हाई क्वालिटी बनाओ, ठीक है, लेकिन पॉटर भाई साहब ने तो क्या कहा, कॉस्ट लीडरशिप, पॉटर भाई साहब ने क्या कहा, जेनेरिक स्ट्रेटेजी में कॉस्ट लीडरशिप। क्या बात क्लियर हुई, इजी है। अच्छा पॉइंट नंबर 8 कह रहा है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कि अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना, कैसे अचीव कर सकते हैं हम, सर कह रहा है मैच प्रोडक्ट विद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बिल्कुल सही है सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से मैच करेंगे। एलिवेट द परफॉर्मेंस, यानी क्वालिटी अच्छी करो, हाँ सर ये भी था, क्वालिटी अच्छी करो तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, जैसे कि एप्पल, टेस्ला, टाटा, ये सब। रैपिड इनोवेशन, हाँ सर डिफरेंशिएशन आपको करना है तो आपको इनोवेशन भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो कह रहा है कौन सा सही है, सर तीनों सही है, ए 1 2 3 तीनों ही सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है, पढ़िए जरा। व्हाट आर द 3 डिफरेंट बेसिस गिवन बाय माइकल पॉटर ताऊजी जेनेरिक स्ट्रेटेजी टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी अगर आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेना है, कम ऑन, क्या लेना है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेना है, तो आपको, आपके लिए क्या बेसिस थे, क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सर ये तो मैथ में पढ़ते थे, ये तो नहीं था। इंटीग्रेशन फोकस एंड डिफरेंशिएशन, नहीं सर ये भी नहीं था, इंटीग्रेशन कहां से आ गया। फिर कंपनसेशन, ये कंपनसेशन भी नहीं था सर, उन्होंने तो कहा था कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेना है तो आपकी स्ट्रेटेजी जेनरिक वाली होनी चाहिए, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, अभी हमने पढ़ी, क्या मुश्किल है, कितने देखो बच्चों वाले एमसीक्यू हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरे बताने से पहले ही आपने शायद सॉल्व इनको कर लिया होगा। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ फर्म सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी वुड एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करेगी, कस्टमर टू बी सेंसिटिव टू प्राइस, नहीं सर डिफरेंशिएशन, एप्पल मान के चलो, डिफरेंशिएशन मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए, एप्पल, एप्पल वालों को प्राइस से मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं, एप्पल कंपनी कह रही है हमारे आईफोन में बढ़िया फीचर है, लेना है तो लो, महंगा बेचेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा, टू चार्ज प्रीमियम, हाँ सर आईफोन प्रीमियम चार्ज करता है, तो आंसर इज बी। सी भी पढ़ लेते हैं, कस्टमर टू प्रिसीव द प्रोडक्ट एज स्टैंडर्ड, नहीं सर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा, उससे बढ़ के होगा, डिफरेंशिएट तभी तो होगा जब स्टैंडर्ड से, एक आम प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ आपको दे, वो बेटर वैल्यू दे, बेटर यूटिलिटी दे। फिर टू ऑटोमेटिक हैव हाई लेवल ऑफ पावर ओवर सप्लायर, सप्लायर कहां से आ गए सर इसमें, सप्लायर कहां से आ गए डिफरेंशिएशन में, ठीक है, बताओ समझ आया। चल तो यहां पे आके हमारे एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं, सर क्वेश्चन खत्म, छुट्टी करें।